आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है आज के ज्ञान ज्योति कार्यक्रम में। समय हो गया है कार्यक्रम प्रारंभ करने का। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश टैक्स बार के अध्यक्ष श्री अरविंद गुप्ता जी से कि वो आए और कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अरविंद गुप्ता जी प्लीज। सभी लोगों को सादर नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। विशेष रूप से हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री बी एन राय साहब, अशोक भैया, शिव कुमार अरोड़ा जी, हमारे महामंत्री गहलोत जी, रमेश जायसवाल जी, और जिन जिन का नाम हम नहीं ले पा रहे हैं उन लोगों से क्षमा याचना सहित इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक श्री विक्रम चावला जी, आनंद सिंघल जी, सभी लोगों को सादर नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप सारे लोगों से ये आग्रह है कि अपने इस कार्यक्रम की चर्चा अपने और साथियों से करिए। आज मेरी कई साथियों से बात हुई, लोगों ने जूम ऐप को लेकर के अपनी शंकाएं व्यक्त की और वो इसी डर के मारे इस कार्यक्रम से जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैंने उनसे ये समझाया कि ये शंका आपकी बिल्कुल निर्मूल है। सारे लोग इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित कर रखा है और बहुत अच्छे ढंग से उनके कार्यक्रम हो रहे हैं। जूम ऐप किसी प्रकार से भी रिस्की नहीं है। आप सारे लोगों को समझाइए और सारे लोगों से आग्रह है कि लोग अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। हमारे विक्रम भाई ने YouTube पर भी तथा मेल के माध्यम से भी आप लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया है। आपकी इस संबंध में सुझाव भी अगर किसी प्रकार के होंगे तो वो सादर आमंत्रित हैं। मैं आग्रह करूंगा इस कार्यक्रम को अब आरंभ किया जाए। सभी लोगों को नमस्कार। धन्यवाद अरविंद जी। हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री सुनील गोयल जी भी हमारे बीच में पधार चुके हैं और मैं निवेदन करूंगा आनंद सिंघल जी से कि हमारे मुख्य वक्ता का एक संक्षिप्त सा परिचय दें। आनंद सिंघल जी प्लीज। धन्यवाद विक्रम जी। आप सभी जिज्ञासुओं का बहुत बहुत आभारी हूं व्यक्तिगत रूप से और यूपी टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से जो इतनी रुचि दिखा रहे हैं। हमारी संख्या ऑलरेडी 270 से ऊपर पहुंच चुकी है अभी तक। एग्जैक्टली अभी बता रहा हूं, जब कार्यक्रम अभी प्रारंभ नहीं हुआ, 272 नाउ। हाँ, सुनील गोयल जी के परिचय का मुझे दायित्व सौंपा गया है विक्रम जी द्वारा। तो इनके विषय में बता दूं मैं, आप महानगर टैक्स बार एसोसिएशन गाजियाबाद के जो है प्रेसिडेंटशिप में है, प्रेसिडेंट पोस्ट है इनके पास, प्रेसिडेंटशिप। और MA LLB आपने किया है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से, गाजियाबाद से, और नोएडा गाजियाबाद में आप वकालत कर रहे हैं। पिछले 35 ईयर्स आपको हो गए हैं। एक जानी मानी शख्सियत है वहाँ पर नोएडा गाजियाबाद में। हमने इनको विभिन्न अपने सम्मेलनों में भी इनको सुना है, देखा है, और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से अपने विचारों को ये रखते हैं। आज आपके सामने जो विषय इन्होंने दिया गया है, जो विषय है एनालिसिस ऑफ ITC इन GST सेक्शन 16, 17(5), जिसमें 16 के अंदर ये जो है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर क्लेमिंग ITC या टेकिंग ITC, और सेक्शन 17 में आपने सिर्फ इसको उठाया है ब्लॉक, जो 17(5) का जो डिस्प्यूटेड जो मैटर है, 17(5) का ब्लॉक क्रेडिट्स का जो है वो इन्होंने उठाया है। इसी के साथ जो रेलिवेंट रूल्स हैं, जो इधर के अमेंडमेंट्स भी हैं, 36(4) का हो, चाहे आपका 86A का इंसर्शन हो, इनको भी इसमें शामिल किया है आपने। बहुत बेहतर तरीके से अपनी बात को रखने का ये प्रयास कर रहे हैं। हमारी आपसे निवेदन है कि इसको गंभीरता के साथ सुनें और कुछ सुझाव हो आपके। मैंने पूर्व में भी कहा है, पुनः कह रहा हूँ, किसी विशेष विषय विशेष के लिए या आप किसी भी तरह से अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, वो नहीं रख पा रहे हैं, तो हमें जब अवश्य सूचित करें, हम उनका इसमें शामिल करके आप सबको निश्चित रूप से इसको
सभी बार भी लाभान्वित होगी, सभी लोग। धन्यवाद। धन्यवाद आनंद जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुनील गोयल जी से कि आए और अपना संबोधन प्रारंभ करें। सुनील गोयल जी प्लीज, आपका स्वागत है। धन्यवाद अध्यक्ष जी, विक्रम चावला जी और आनंद सिंघल साहब, साथ में पुष्पेंद्र भारद्वाज जो जोन चेयरमैन है हमारे गाजियाबाद के, उनका धन्यवाद, जिनके सौजन्य से आज मुझे आपसे अपने व्यू शेयर करने का मौका मिला है। सबको मैं नमन करता हूं, अपने अग्रज और अपने भाइयों को सबको नमन करता हूं। आज का मेरा जो सब्जेक्ट है एलिजिबिलिटी एंड सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टेस्ट क्रेडिट और ब्लॉक क्रेडिट 17(5) में। अब सब ये जो इनपुट टेस्ट क्रेडिट है, इस विक्रम जी जरा इसमें शेयर स्क्रीन कर दीजिएगा, वो पीपीटी चालू करवा देते हैं। ओके प्लीज। तो इसके अंदर जो इनपुट टेस्ट क्रेडिट है, ये समझिए कि आपकी जीएसटी की रीढ़ की हड्डी है। अगर जीएसटी का जो लाने का आप 1 जुलाई 17 में मेन ऑब्जेक्ट था कैस्केडिंग इफेक्ट और डबल टैक्सेशन को खत्म करना है, और ये टॉपिक एज इनपुट टैक्स क्रेडिट और ब्लॉक क्रेडिट एज फार एज ट्रेडर्स, व्यापारी, प्रोफेशनल्स और रेवेन्यू तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रोफेशनल्स के हमको किसका इनपुट टैक्स लेना है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रेवेन्यू हमेशा रेस्ट्रिक्ट करता है कि साहब इसको हमें नहीं देना है, इसको देना है, इसको नहीं देना है। तो इन सब बातों को मैंने इसके अंदर अपने पीपीटी के अंदर समावेश करने की कोशिश करी है। सेक्शन 16 और 17 के अंदर पीपीटी के अंदर मैंने इसको सेक्शन को रिप्रोड्यूस किया है, क्योंकि सेक्शन के बिना इसको आगे नहीं चलेगा। पर सेक्शन को मैं डिटेल्ड नहीं पढ़ूंगा, पर स्लाइड्स में मैं दिखा रहा हूं, तो उसको उस हिसाब से आप देखते रहिए। आप पहला सेक्शन 16(1) every registered person shall subject to such condition and restriction as may be prescribed. Condition and restriction as may be prescribed. सेकंड इसके अंदर सेकंड इसका पार्ट में कर दिया है, आफ्टर पेमेंट ऑफ द टैक्स लायबिलिटी बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज्ड और इंटेंड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, देन क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आएगा। अब सब इसकी एनालिसिस सेकंड पेज स्लाइड में है। अब क्या हमें कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन है, कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन जो दी है रूल 36 में दी गई है, उसके अंदर ये कहा है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पे इनवॉइस, डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री या सिमिलर जो आईजीएसटी का, अगर मैं आईजीएसटी इंपोर्ट कर रहा हूं तो आईजीएसटी इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए मैंने पेमेंट किया है, उसका प्रूफ होना चाहिए। इसके अंदर भी आपको एक छोटी सी बात बताऊं, पहले चैप्टर 6 के अंदर ये था कि जो टैक्स इनवॉइस का जो परफॉर्मेंस सेट था कि इस परफॉर्मेंस में आपको देनी है, पर ये रूल्स 2018 डेटेड 4/9/2018 द्वारा इसके अंदर ये कर दिया गया है। इससे थोड़ा सा रिलीफ लोगों को मिल रहा है, क्योंकि कुछ वर्ष कॉन्ट्रैक्ट के केस से वो टैक्स इनवॉइस पूरी तरीके से उस फॉर्मेट में नहीं बनाते थे, उनके जो बिल्स वगैरह होते थे वो उस फॉर्मेट में नहीं होते थे, उसको इन्होंने रिलीफ देने के लिए इसमें ये कर दिया, इफ द सेड डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन all the specified particular but contain the detail of the amount tax charge, description of goods or services, total value of supply of goods or services or both, GST of the supplier and recipient, and place of supply in case of interstate supply, input tax credit may be availed. अब इसके अंदर इनको टैक्स इनवॉइस का परफॉर्मा की जगह ये चीजें अगर आपके समावेश में है तो वो वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा आपके इसमें, अगर टैक्स इनवॉइस परफॉर्मा में नहीं है। सेकंड इनवॉइस रूल 36 के अंदर जो लिखा है, नो आईटीसी विल बी अलाउड इन केस वेयर द टैक्स हैज बीन पेड अगेंस्ट एनी ऑर्डर ऑन अकाउंट ऑफ एनी फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट एंड सप्रेशन ऑफ टैक्स। जो कोई अगर किसी ऑर्डर के केस में अगर कोई टैक्स दिया तो उसका आईटीसी हमें अलाउ नहीं किया जाएगा। अब इसके अंदर 36 जो रूल 36 है, इसके अंदर 36(4) इसको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो 9 अक्टूबर से इंसर्ट किया है इन्होंने। इस 9-10 अक्टूबर से जो इंसर्ट किया उसका जो क्लैरिफिकेशन सर्कुलर नंबर 123/11/2019 में दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने ये कंडीशन लगा दी कि आप 20% से ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। 20% जो नॉट एक्सीड इनवॉइसेज और डोमेंट व्हिच हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर, जो सप्लायर ने अपलोड नहीं किए, दैट शैल नॉट एक्सीड द 20% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट अवेलेबल। इसको ऑलरेडी पिछले अभी जो इसके अंदर पिछला हमारा एक सेशन हुआ था, इसमें वीर सिंह साहब ने आगे में डिस्कशन किया था, इसको मैं डिटेलिंग आगे इसके अंदर करूंगा ये 16(2) में जाके।
इसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 75 2019 26/12/19 से इसको 20% को 10% कर दिया गया है। और 3/4/2020 को इन्होंने एक प्रोविजो जो लॉकडाउन पीरियड के लिए इन्होंने निकाला है, इसको रिलीफ दिया है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जाके इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखेंगे और उसके बाद अगर कोई प्लस माइनस होगा उसको कर दिया किया जाएगा। 3B में सितंबर के रिटर्न जो 20 अक्टूबर को दाखिल होनी है। अगर इसके अंदर एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर मेरा 31 लाख का क्रेडिट है और मैंने उसमें 28 लाख ले रखा है, तो अगर 10% से कम या अधिक होगा उसके अंदर हमें माइनस प्लस करके हमें, अगर हमारा कम होगा तो हमें जमा कराना पड़ेंगे पैसे उसके अंदर। अगर रिवर्स पूरा उतना रिवर्स करना पड़ेगा हमें। क्यूमुलेटिव इफेक्ट सितंबर की रिटर्न 20 अक्टूबर को जाती है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर भी हमारा खत्म होने का सितंबर तक की लास्ट में 20 अक्टूबर तक उसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आफ्टर द कंडीशन हैज बीन आइडेंटिफाइड। इसके अंदर जो सेक्शन 15 में कंडीशन थी कि 16(1) के अंदर 49 के अंदर पेमेंट ऑफ टैक्स अगर हमने पेमेंट किया है कैश लेजर से या क्रेडिट लेजर से, तभी हम आपको आईटीसी का इसके अंदर बेनिफिट मिलेगा। The IGST charge on import of goods, the tax payable under RCM, उन सब का क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर मुझे मिल सकता है। Which is used in the furtherance of business has been defined as per GST Act। कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर होगा तभी आपको आईटीसी मिलेगा। सोलह दो के अंदर सब देखिए, 16(1) में तो आपको एक कंडीशन एलिजिबिलिटी दे दी कि ये होना चाहिए। 16(2) में इन्होंने कंडीशंस दी हैं कि फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट की क्या क्या होना आपके पास होना चाहिए, तब आपको यू विल गेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट। ही इज इन ए पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट। ही हैज रिसीव्ड द गुड्स मिल जाने चाहिए। और गुड्स रिसीव का इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि बिल टू शिप टू है या थर्ड पर्सन को भी है तो भी आपको इसके अंदर रिसीव गुड्स मान लिया जाएगा। इसको मैं डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सबको बिल टू शिप टू का कंसेप्ट सबको डिटेलिंग पता है। डी है द रिटर्न हैज बीन फंडेड अंडर सेक्शन 39। अब इसके अंदर जो एक क्लॉज सी है, सी क्लॉज 16C निकालिए स्लाइड नंबर 1। एनालिसिस के अंदर क्लॉज सी में आप देखिए, द टैक्स हैज बीन पेड टू द गवर्नमेंट थ्रू कैश और यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स ऑन द सेल्फ असेस्ड बेसिस एज पर सेक्शन 41, claim of input tax credit and provisional extent thereof, or and section 43A. It was inserted through CGST amendment 2018 dated 30/12/2018, बट ये आज की डेट में नोटिफाइड नहीं हुआ है। इस अमेंडमेंट रूल के बाकी सेक्शन इन्होंने अमेंड कर दिए पर ये इन्होंने अमेंड नहीं किया है 43A के। अब जब कंडीशन के अंदर इन्होंने एलिजिबिलिटी की कंडीशन के अंदर ये चीजें लिख रखा है कि आपको गुड्स रिसीव होने चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए, और 36(4) में एक कंडीशन इन्होंने इम्पोज कर दी है रूल से, जो कि आज अब विचारणीय विषय यह है क्या रूल सेक्शन को ओवरराइड करेंगे, रूल सेक्शन को ओवरराइड कर सकते हैं। ये एक विचारणीय विषय है कि डिस्प्यूटेड है चीज है कि इसके अंदर अब 43A का लाने का पर्पस क्या था। 43A का पर्पस ये था लाने का कि आप नया सिस्टम रिटर्न्स का इन्होंने इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उसमें उसको उन्होंने 1/4/2020 से लाना था, जो कि डेफर होके 1/9/2020 कर दिया गया। अगर जब तक ये 43A नोटिफाइड नहीं होता है तो क्या 36(4) के बेसिस पे मेरे को अवेलमेंट 20% और 10% की कंडीशन मेरे लिए लागू होगी नहीं होगी, ये एक विचारणीय विषय है। और इसके 36(4) में कुछ मुझे मेरी जानकारी में कि कोई हाई कोर्ट में रिट भी फाइल हुई है, दैट इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, द मैटर इज सब जुडिस। तो ये एक हमारा लिटिगेशन का जब पॉइंट बनेगा कि अगर 36(4) के अंदर हमने किसी ने नहीं किया है, हमारे डीलर ने, तो हम ये कह सकते हैं साहब ये 43A के अंदर आपने कंडीशन डाल रखी है, सेक्शन को ओवरराइड नहीं कर सकता है। सेकंड इसके अंदर प्रोविजन है, इन केस द वेयर द पेमेंट हैज बीन मेड टू द सप्लायर विद इन 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यू इनवॉइस, द लायबिलिटी विल बी एडेड इन द आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रिसीवेंट। रूल 37। अब सब इसके अंदर 180 दिन की जो कंडीशन है, ये इन्होंने प्रोविजन उठाया पूरा जीएसटी से। जीएसटी सर्विस टैक्स में भी ये प्रोविजन था
कि अगर आप सर्विसेज की 180 दिन में पेमेंट नहीं करते तो रिसिपेंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट का अपना इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा। पर इसके अंदर अब मैंने अभी इसको स्टडी कर रहा था तो एक बात इस बारे में मैं आगे इसको आनंद सिंघल जी और विक्रम चावला जी भी इसको देखेंगे कि रूल 37 जो रूल 37 है, रूल 37 के अंदर को अमेंड नहीं किया उन्होंने। जब तक रूल 37 1 और 2 उसमें जीएसटी 2 वो जो शुरू का रिजीम था जीएसटी 1, 2, 3 का, उस रिजीम की बात करते हैं जी रूल 37। तो क्या जब तक रूल्स को अमेंड नहीं करेंगे तो 180 डेज की ये कंडीशन मेरी अफेक्टिव होगी या नहीं होगी? ये एक पॉइंट ऑफ द लिटिगेशन है कि हम जब अगर, क्योंकि आज की डेट में भी 17-18 में बहुत सारे मेरे साथियों ने रिटर्न भरी हैं और 180 के डेज के प्रोविजंस को किसी ने भी, बहुत कम जनों ने उसको 9C के अंदर रिपोर्टिंग में आई है। ये जितनी भी 9C आई है उसमें रिपोर्टिंग में मेरे पास किसी की नहीं आई है कि 9C में रिपोर्ट किया 180 डेज की। तो रूल 37 इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रूल 37 को अमेंड जब तक नहीं करते क्या ये 180 डेज वाली कंडीशन को लागू रहेगी? दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड टू हाउस। इसके अंदर जब रूल ओवरराइड नहीं कर सकता, एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी है मेरे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस श्री राम 2005 सुप्रीम कोर्ट 451। उसमें लिखा है द रूल मेकिंग अथॉरिटी हैज एक्सीड द पावर कन्फर्ड ऑन द रेल ऑफ द लैंड रिफॉर्म एक्ट, कि अगर जो एक्ट के अंदर अगर अमेंडमेंट नहीं करी है रूल्स के बेसिस पे ओवरराइड नहीं कर सकता। एक इसके साथ देखिए रूल 16(2) इधर कह रहे हैं कि साहब ये कंडीशन होनी चाहिए। एक इन्होंने नया रूल अमेंड और कर दिया साथ में 86A, कंडीशन ऑफ यूज of amount available in electronic credit ledger inserted on 26/12/19 through notification number 75/2019। अब इसके अंदर कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर को पावर दे दी है कि अगर आपको ये रीजन टू बिलीव है आपको कि ये फ्रॉडेंटली अवेल किया है और इनएलिजिबल क्रेडिट है तो आप इसको ब्लॉक कर दीजिए। अब रीजन टू बिलीव इसको रूल 86A इसके अंदर पूरा इन्होंने रखा है। इसके अंदर रखा है कि आप राइटिंग के अंदर कहीं राइटिंग में रीजन टू बिलीव होना चाहिए। रीजन टू बिलीव बहुत बड़ा सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, इसके लिए तो पूरा एक सेमिनार चाहिए कि इसको रीजन टू बिलीव को एलोबरेट करने के लिए। पर इसके अंदर 86 ये कहता है कि अगर आपने द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स हैज बीन अवेल्ड फॉर डॉक्यूमेंट इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज बीन फाउंड नॉन एग्जिस्टेंट और नॉट टू बी कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम एनी प्लेस फॉर व्हिच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स। जो 16(2) में बातें कह रहा है वही बातें ये यहाँ कह रहा है कि 86 के अंदर। बट फ्रॉडेंटली क्या अधिकारी अपने विवेक से सिर्फ, मुझे इसमें कहीं ये नहीं दिखा, मुझे नहीं लिखा कि कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देंगे कि आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग की पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ देंगे, रीजन टू बिलीव होना चाहिए और वो ब्लॉक अपने वहीं से बैठे बैठे ब्लॉक कर देगा। और पर इसके अंदर सिर्फ एक क्लॉज जो 3 नंबर क्लॉज है, सच रेस्ट्रिक्शंस शैल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिंग सच रेस्ट्रिक्शन। मतलब कि अधिकारी को उसको ब्लॉक करने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी देगा और जो 73-74 के अंदर कार्रवाई है वो करेगा, जिससे कि उसके अगर 73-74 में अगर वो सेटिस्फाइड हो जाएगा तो उसको अनब्लॉक कर देगा, अदरवाइज जो 73-74 में कार्रवाई होगी वो करेगा। 16(3) सेक्शन 16(3) सेक्शन 16(3) के अंदर है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स पहले भी हमें कैपिटल गुड्स पे मिलता था, कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन को यहाँ वाइड कर दिया है, थोड़ा सा वाइड है कैपिटल। इसके अंदर सेक्शन 16(3) ये कहता है कि where the registration by claim depreciation of the tax component of the cost of capital goods and plant and machinery as per the income tax, the input tax credit on tax component shall not be allowed। मतलब कि अगर ITC और depreciation दोनों चीजें ले रहा हूं तो दोनों चीजों में से एक चीज ही मिलेगी मुझे, दोनों चीजें नहीं मिल सकती। अगर ITC के टैक्स कंपोनेंट पे अगर मैं ITC ले रहा हूँ वो इंक्लूड कर रहा हूँ तो डेप्रिसिएशन से नहीं मिलेगा। ये कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन का सेक्शन 219 में रखे, कैपिटल गुड्स मींस गुड्स द वैल्यू व्हिच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट of the person claiming the input credit and which are used to or intended to be used
इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सेक्शन 219 में कैपिटल गुड्स, अब कैपिटल गुड्स क्या है, या कैपिटल गुड्स के अंदर पहले जो वैट अर्लियर रिजीम थी उसके अंदर सिर्फ प्लांट एंड मशीन जो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग वर्ड था, पर यहाँ पे इन्होंने ये इस सब्जेक्ट को हटाया, कैपिटल गुड्स वाइड कर दिया है। अगर मैं बिजली का बल्ब खरीद रहा हूँ, या मैं अपना एक एसी लगवाया है मैंने कमरे में, या टेबल चेयर खरीदता हूँ, मुझे उस कैपिटल गुड्स पे भी अगर मैंने कैपिटलाइज किया है तो आई विल गेट द क्रेडिट ऑफ दैट ITC। 16.4 में इन्होंने कहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिटेड ऑन द इनवॉइस एंड डेबिट नोट। अब इनवॉइस एंड डेबिट नोट कब हो सकती है, इसमें दो डेटें दी हैं, आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। पर इसके अंदर डेबिट नोट के लिए भी ये पिछली लास्ट मीटिंग में भी हम लोगों का डिस्कस हुआ कि 26/3/2020 से इनवॉइसिंग रिलेटेड टू सच दैट ये वर्ड को डिलीट कर दिया है। उससे ये हुआ इफेक्ट कि आज भी अगर कोई डेबिट नोट देता है तो उसका मुझे ITC मिल जाएगा। अब इसके अंदर 17-18 के लिए 17-18 के लिए ITC के लिए इन्होंने मार्च 2019 तक इसके अंदर डेट दी, जो हमारी सितंबर 18 होनी चाहिए थी, उसको मार्च 19 को बढ़ा दी गई है। ये अमेंडमेंट इसके अंदर 2018 में कर दिया, 31/12/2018 में, कि 31/3/2019 तक का ITC में क्रेडिट ले सकता था। और जबकि एनुअल रिटर्न 5 फरवरी या 7 फरवरी 2020 तक मुझे फाइल करने की डेट मिली है, जो एक्सटेंशन होती थी। अब मेरा इसके अंदर मेरा जो लिटिगेशन के पॉइंट्स हैं कि ITC क्या टाइम लिमिट के बेसिस पे, खाली टाइम लिमिट अगर मैंने टाइम मार्च 19 में नहीं लिया, क्या मुझे ITC नहीं मिलेगा? ITC जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उससे मैं को डिप्राइव किया जा सकता है कि अगर मैंने खाली अपनी रिटर्न 3B में उस समय नहीं भर पाया किसी वजह से। आपको GST के अंदर ये आप हम लोग सब प्रोफेशनल जानते हैं कि हम लोग कितना इसमें मेहनत करके, क्योंकि सब ई सिस्टम से कार्य करना है। ई सिस्टम किस तरीके से चल रहा है इस बात को मेरे को यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि ई सिस्टम का पोर्टल में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस वजह से नहीं लिया है, कौन सा कारण था जो हमें नहीं ले पाया। क्या मैं आज उसको एनुअल रिटर्न भरने तक के नहीं ले सकता? क्या जब एनुअल रिटर्न भर रहा हूँ, गवर्नमेंट कहती है कि एनुअल रिटर्न के टाइम जब लायबिलिटी में जो भी लायबिलिटी है आप जमा कराएंगे, और साथ में ये कह रहे हैं कि क्रेडिट मिलेगा नहीं। अगर मुझसे लायबिलिटी जमा करा रहे हैं तो क्रेडिट भी देना मुझे गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों चीजें ना मेरे लिए, तो कि अगर मैं लायबिलिटी को ओन कर रहा हूं तो मुझे क्रेडिट जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरा बनता है किसी वजह से मैं नहीं लिया तो एनुअल रिटर्न के टाइम क्लेम करना चाहिए। इसके लिए इन्होंने मैं इसको पॉइंट मेरा लिटिगेशन के पॉइंट है ये, आज इसको डिसीजन करने का हम भाइयों के साथ शेयर का मौका मिला है तो मैं इसको शेयर कर रहा हूँ कि ट्रैन वन जब भरने का तारीख पहले दिसंबर 18 थी, उसको बढ़ा के उसमें बहुत सारे केसेस हुए कि साहब ट्रैन वन हम नहीं भर पाए या रिवाइज नहीं कर पाए, कुछ गलतियां हो गई हैं। उसके बाद इन्होंने एक हाईकोर्ट में एडवर्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में हाईकोर्ट का जजमेंट हुआ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 28/2/2020 को डिसमिस कर दी है, जिसकी SLP उसमें कहा है कि आर्टिकल 300A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से वंचित नहीं किया जा सकता। Where it has been held, provide that no person shall be deprived of property saved by authority of law while right to the property is no longer, but it is a constitutional right। मेरा ये constitutional right है तो मुझे इसके अंदर मिलना चाहिए एनुअल रिटर्न। साथ ही अब रीजनेबल कॉज, मेरे पास रीजनेबल कॉज भी है कहने की कि सब मेरा क्यों रिवर्स होगा, ITC जो क्यों नहीं मिलेगा। आप एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 3B, उसमें गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट में कहा है 3B इज नॉट अ रिटर्न।
3B इज नॉट ए रिटर्न, जिसकी SLP आज भी पेंडिंग पड़ी है। पर सर गवर्नमेंट ने, रेवेन्यू फाइनेंस मिनिस्टर ने हम 61(5) को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अमेंडमेंट करते 3B को लिया है। कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करना था, डबल टैक्सेशन को खत्म करना था, जो कि बात गुड्स और सिंपल टैक्स बनाना था, उस बात को तो बात ही खत्म हो गई है कि अगर मुझे जब ITC जो मेरा एलिजिबल ITC है वो सिर्फ खाली उस डेट के कारण कि मैं एनुअल रिटर्न भरने से पहले सितंबर 19 तक मैं 18-19 का नहीं लिया है, तो मुझे आज जो 30/6/2020 में रिटर्न भरनी है उसमें मुझे नहीं मिलना चाहिए। दिस इज द माई लिटिगेशन, दिस इज द लिटिगेशन पॉइंट कि हम लोग अगर कोई क्लेम करेंगे उसको लिटिगेशन आगे कोर्ट में हम उसके बेसिस पे जा सकते हैं। दिस इज द कि किस बेसिस पे जाएंगे, इस बेसिस को मैंने डिस्कशन किया है। 16/4 ITC। अब नाउ 17/5 ब्लॉक इनपुट टेस्ट क्रेडिट। इनपुट टेस्ट क्रेडिट के अंदर जो चीज मिलनी है, अब क्या चीज नहीं मिलनी है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो मिलनी है तो मिलेगी, जो नहीं मिलनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या मुझे नहीं मिलेगा। इसके अंदर पहले रिजीम में जो इसके अंदर अमेंडमेंट आई थी, इसके अंदर 17/5A है, 1755 विदिन ब्रैकेट 5 विदिन ब्रैकेट A, इसमें 1/2/2019 को अमेंडमेंट आई है। इसके अंदर मैंने पुराना प्रोविजन और नए प्रोविजन दोनों डाले। तो वो पुराना प्रोविजन अगर हम देखें उसमें मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंसेस एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई, की अगर मैंने फर्दर सप्लाई करना है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग है या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इन सब के लिए अगर मैं कर रहा हूँ, फॉर सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट है फॉर द मेकिंग द टैक्सेबल सप्लाई। अगर एक्सेप्ट ये यूज तब मिलेगा मुझे कि अगर मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा, अदरवाइज ITC मोटर व्हीकल और अदर कन्वेंस पे मुझे अवेलेबल नहीं था। 1/2/19 से उन्होंने इस को थोड़ा सा अमेंड कर दिया है कि मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13% इंक्लूडिंग द ड्राइवर एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड for making the following taxable supply: further supply of such motor vehicle, transportation of passenger, imparting training, vessels and aircraft except पहले motor vehicle and conveyances थी, conveyances में vessel and aircraft था, जो कि vessel and aircraft को इन्होंने separately यहाँ define कर दिया है। further supply of such vessels or aircraft, transportation of passenger, imparting a training of flying or for transportation of goods। इसके अंदर साथ में एक चेंज और किया, जो बहुत बड़ा एक डिस्प्यूट चल रहा था कि क्या जब मोटर व्हीकल पे मिलेगा, नहीं मिल रहा, पर जनरल इंश्योरेंस और सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो मेरा P&L का सब्जेक्ट है, क्या उस पे मुझे मिलेगा? मोटर व्हीकल तो मेरी कैपिटल गुड्स में चली जाएगी ये, पर सर्विसिंग और जनरल इंश्योरेंस का जो खर्चा आएगा वो मेरे P&L में है, तो मुझे मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। 1 फरवरी 2019 को इन्होंने उसको को क्लियर करा कि इस पे नहीं मिलेगा। अब सब्जेक्ट ये है कि क्या 1/2019 से पहले मुझे मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने उसके अंदर वर्ड जो अगर आप 16-17/5 में देखें कि उसमें सबसे बड़ा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 18 इनपुट टेस्ट क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। मेरा कहना है कि जो इन रिस्पेक्ट ऑफ का मतलब है आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो मोटर व्हीकल पे नहीं मिलेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में कोई भी चीज पे आपको को नहीं मिलेगा। पर पॉइंट ऑफ लिटिगेशन है, कुछ लोगों ने लिया है, कुछ लोगों ने नहीं लिया है, तो ये मैंने अपना व्यू आपके सामने रखा है। हो सकता है कोई मेरे भाई इससे सहमत होंगे, कुछ नहीं होंगे। मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल की डेफिनेशन, मोटर व्हीकल की डेफिनेशन CGST एक्ट के अंदर का कहीं भी दे रखी है, पर मोटर व्हीकल को मोटर व्हीकल एक्ट में डिफाइन कर रखा है। मोटर व्हीकल इंक्लूड्स कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, JCB। अब मोटर व्हीकल में कौन कौन से इंक्लूड नहीं होंगे? रेलवे, रिक्शा और फोर्कलिफ्ट वगैरह मोटर व्हीकल में इंक्लूड नहीं होंगे।
फोर्कलिफ्ट तो प्लांट एंड मशीन में चला जाएगा, रिक्शा ये आपका हैंड वाला है, रेलवे इसमें इंक्लूड है नहीं। तो कार, बस, ट्रक और ट्रैक्टर जेसीबी इंक्लूड नहीं होंगे, इंक्लूड होंगे। सेक्शन 234 ऑफ सीएसटी डिफाइंस कन्वेंस, जो अब इन्होंने क्लियर कर दिया, इंक्लूड्स वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट्स। इसके अंदर अब इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को हटा दिया। अमेंडमेंट जो करी पहले, जो आप अगर पुराना रिजीम देखेंगे उसमें फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अलग था। बिफोर अमेंडमेंट मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन गुड्स हैज बीन स्पेसिफिकली मेंशन्ड अंडर दिस सेक्शन 17(5)(a) before the amendment, because motor vehicle has the larger scope and cover all the motor vehicles. To clarify, ITC on which motor vehicle is allowed transportation goods has been mentioned specifically, but after the amendment, definition of motor vehicle has been restricted to the transportation of passenger. So no specified mention of allowance transportation of goods is required. Thus it is implied that ITC on transportation of motor vehicle को जो उन्होंने क्या restrict करा है for passengers के basis पे, तो motor vehicle of जो ट्रांसपोर्टेशन मोटर व्हीकल तो ऑटोमेटिक ही मेरा इसके अंदर इंक्लूड हो गया। 13 से ऊपर होगी बसेस तो उस पर मुझे मिलेगा, इससे कम होगी तो आईटीसी नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट एज स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए डबल ए ऑफ 17(5)(b). 17(5)(b) में कह रहा है सब द फॉलोइंग सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। इसके एनालिसिस में मैं जाता हूं। इसके अंदर 5 चीजें कही है। फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। नेक्स्ट इसके अंदर, इसको पहले हम 4-5 चीजों को लेते हैं। फूड एंड बेवरेजेस, उस पर डिसअलाउ करेगा कि बट अगर रेस्टोरेंट सर्विसेज कर रहा है तो रेस्टोरेंट में अगर आगे बेच रहा है तो उसको मिलेगा, इसमें आईटीसी उसमें कोई वो नहीं है। आउटडोर कैटरिंग, उस पर भी अगर आउटडोर कैटरिंग कर रहे हैं तो मिलेगा, अगर आगे रीसेल कर रहे हैं। ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी भी नहीं मिलेगा। बट अब इसमें जो इश्यू है, इन केस आउटडोर कैटरिंग, एग्जांपल कैंटीन सर्विसेज, अगर कोई कंपनी कैंटीन सर्विस चला रही है विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी एंड नो अमाउंट इज चार्ज। इसके 2 लिमिट्स हैं सर, कि अगर मैंने आईटीसी कैंटीन सर्विस चला रहा हूं एज पर स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट मुझे है और नो अमाउंट इज चार्ज फ्रॉम द एम्प्लॉय, thus it is an outward, not an outward supply, and it is a statutory obligation under employment contract. The ITC could be allowed on the same, but if the same is provided on concessional route, अगर मैंने उनसे कोई फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहा है एज पर द स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन मैं इसको कर रहा हूं तो आईटीसी मुझे मिल सकता है। बट क्योंकि मेरी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, बट इफ द सेम इज प्रोवाइडेड ऑन कंसेशनल विदाउट आईटीसी ऑन द ओपन मार्केट, अगर मैंने एम्प्लॉइज से 20 रुपए चार्ज कर रहा हूं तो उसके अंदर मुझे आउटवर्ड सप्लाई पे ओपन मार्केट वैल्यू पे टैक्स देना पड़ेगा, और जब मैं 5% आईटीसी दूंगा उसका आईटीसी नहीं मिलेगा और ना, और 5% मुझे और देना पड़ेगा, डबल मुझे इसके अंदर टैक्स लायबिलिटी मेरी आएगी। दूसरा इसके अंदर जो 17(5)(b) में इंपॉर्टेंट है, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल्स और एयरक्राफ्ट टू इन क्लॉज ए और क्लॉज ए एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड फॉर द पर्पज स्पेसिफाइड देयर इन। अब लीजिंग और रेंटिंग, अब इन्होंने यहाँ पे बहुत क्लियर कर दिया कि लीजिंग रेंटिंग ऑटो व्हीकल पे आपको आईटीसी मिलेगा, नहीं मिलेगा। पर बिफोर अमेंडमेंट वर्ड रेंट ए कैब, इसको पहले रेंट ए कैब था, रेंट ए कैब में की जगह कर दिया इंस्टेड ऑफ लीजिंग, रेंटिंग ऑफ हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट रेफर्ड इन क्लॉज ए और स्पेसिफाइड। अब जो रेंट ए कैब की डेफिनेशन क्या है? कैब की डेफिनेशन तो कहीं जीएसटी एक्ट में तो दे रखी है, पर मोटर कैब में दे रखी है। मोटर कैब मीन्स एनी मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड and or adapted to carry not more than 6 passengers excluding the driver for hire on reward। अगर 6 आदमियों से कम की है वो रेंट ए कैब है। पहले अगर मैं मिनी बस को लगा देता था, अगर जिसके अंदर
13 से ऊपर बड़े 6 से ऊपर के पैसेंजर थे, उस पर भी मुझे आईटीसी नहीं मिलता। पर इसके बाद आज लीजिंग और राइटिंग को कर दिया तो ये डिस्प्यूट आज की डेट में खत्म हो गया, पर 1 फरवरी 2019 से पहले की डेट में ये डिस्प्यूट रहेगा। सर्विस टैक्स के अंदर भी ये था, पर सर्विस टैक्स के अंदर इन्होंने कैब की डेफिनेशन को एक्सपांड कर दिया था। However, expanded the meaning of cab while imposing the tax under the category of rent a cab operate service to include vehicle designed to sit more than 12% excluding driver। उन्होंने उसको कर दिया कि 12% से ज्यादा होगी तो आपको मिलेगा। उन्होंने रेंट कैब को इसको डिफाइन बसेस वगैरह के उन्होंने सर्विस टैक्स रिजीम में किया था। इसी के में एक एडवांस रूलिंग है जो कि फेवरेबल है याक इंडिया वाईके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। उसके अंदर ये मानना है कि जो पिछली सर्विस टैक्स की रिजीम को मानते हुए इसके ऊपर अलाउ किया है, पर दिस इज द क्वेश्चन मार्क कि क्या आगे हर अथॉरिटी एडवांस रूलिंग को तो परसेसिव है ही नहीं कि सेक्शन 103 में जिसके लिए अलाउ है उसी के लिए ये कंपल्सन है, आगे दूसरों के लिए नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द विच रेंटिंग ऑफ बस विल बी कवर्ड अंडर रेंटिंग ऑफ द कैब एंड डेफिनेशन ऑफ सर्विस टैक्स कैन बी बोरोड अंडर द जीएसटी लॉ। इन्होंने इस बेसिस पे किया है कि सर्विस टैक्स के अंदर जो डेफिनेशन देखी है उसको बारो करते हुए ये लिया है, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। मेरे ओपिनियन में ये करेक्ट नहीं है, बोरो नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैं उसका हेल्प ले सकता हूँ। मोटर कैब की डेफिनेशन जो रिपील हो गया है सर्विस टैक्स, बट इन माय ओपिनियन दिस इज नॉट ए गुड डिसीजन, बट दिस इज फेवर इन द डीलर। तो इसको मैं आगे उसको डिस्प्यूट ना करके इसी जजमेंट के बेसिस पे मैं कहूंगा कि आगे परस्यू किया जाए। एक सब एम्बुलेंस का है, एम्बुलेंस पे आईटीसी नहीं मिल रहा है। एम्बुलेंस के केस में एक निपा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 26/12/19 का एक ऑर्डर है एआर का। इनपुट टैक्स क्रेडिट is not admissible on the ambulance purchased in November 18 as per section 17 as it is stood at relevant period blocks and such enjoyment even if providing ambulance service to the employees। जबकि सर्विस एम्बुलेंस अगर 500 आदमियों से ऊपर है मेरी, तो मुझे एम्बुलेंस रखनी मेरे फैक्ट्री में मुझे जरूरत है। अगर एम्बुलेंस में खरीदूंगा तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा, पर अगर लीजिंग पे लूंगा तो आईटीसी विल बी अलाउड एज पर दिस। इंश्योरेंस एंड हेल्थ सर्विसेज विल नॉट अलाउ द अगर इंश्योरेंस और हेल्थ सर्विसेज में विल नॉट बी अलाउड अनलेस इट इज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी पे नहीं है, तो इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पे भी मुझे नहीं मिलेगा। अगर सेकंड इसका प्रोविजन सेकंड है मेंबरशिप ऑफ ए क्लब हेल्थ एंड फिटनेस। अगर मैंने किसी कंपनी में अपने डायरेक्टर या एक लेवल तक के लोगों के लिए कोई मेंबरशिप द क्लब ले ली है और उसमें डायरेक्टर्स जा रहे हैं, उस पे भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा जो उसके चार्जेस ले लिए, या आपने कोई हेल्थ क्लब बना लिया अपने यहाँ कंपनी में, उसके इक्विपमेंट जो खरीदेंगे उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन, इस पे भी आईटीसी नहीं मिलेगा। 17(5)(c) वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में इसके अंदर सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज when supplied for construction of immovable property other than plant and machinery except where it is an input service for further supply of contract services। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2119 और CGX के एक्ट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में दे रखी है, उसको मैं एक मिनट पढ़ना चाहूंगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फैब्रिकेशन कंप्लीशन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। वर्ड इसके अंदर थर्ड लाइन के अंदर है कमीशनिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में ही होगी इसके अंदर। जबकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो पहला रिजीम था हमारा अर्लियर रिजीम, उसमें हमारे में मूवेबल और इमूवेबल दोनों के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए एप्लीकेबिलिटी थी सब। दूसरा इसके अंदर व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के मीनिंग को भी इन्होंने डिफाइन कर दिया है, जिससे कंस्ट्रक्शन इंक्लूड रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन और अल्टरेशन और रिपेयर टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटलाइजेशन ऑफ द सेट इमूवेबल।
इसके अंदर सबसे बड़ी कंडीशन कैपिटल गुड्स की कि आपने कैपिटलाइजेशन किया है उस सीमा उस एक्सटेंट तक ही मिलेगी, अगर आपके उस अदरवाइज इट विल नॉट बी अलाउड कैपिटल गुड्स पे। Thus, the credit of works contract service will be available on the following situation. Credit of works contract service used for further supply of works contract service. अगर आपने फर्दर से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के लिए किया है तो आपको क्रेडिट मिलेगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट है यूज फॉर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी बनाने के लिए क्या किया है। When value work contract service is not capitalized in the books of account of the recipient, even though used for reconstruction, repair or removal. अगर मैंने कोई गोडाउन लिया, उसमें कोई मैंने पेंटिंग का वर्क कराया और उसको मैं अपने P&L अकाउंट्स में डाल देता हूँ, कैपिटलाइज नहीं करता हूँ, तो आई विल गेट द ITC CEC। बट इसके अंदर की कैपिटलाइजेशन और रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है, ये अकाउंटिंग का पार्ट है। जब इसको अकाउंट्स में हम डालें तो बड़े उस समय ध्यान देना पड़ेगा कि हमें इस खर्चे को कहाँ पे कैपिटलाइज करना है, किसको नहीं करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। इसके अंदर अब क्वेश्चन आता है कि क्या क्या कैपिटल गुड्स में क्या क्या मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी, कैन लिफ्ट बी इंस्टॉल्ड इन बिल्डिंग एज ए प्लांट एंड मशीनरी। दिस इज द एक केस लॉ इसके अंदर मैंने नहीं है, लास्ट पाल्मस कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, उसमें ये कहा है कि इसमें ये कहा गया है कि लिफ्ट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, दस इट इज नॉट एलिजिबल ITC। पर इन माय व्यू लिफ्ट इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इसकी AR एडवांस रूलिंग है, इसकी कोई परसेसिव वैल्यू नहीं है, पर इन माय व्यू लिफ्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। अभी गाजियाबाद और नोएडा के अंदर लिफ्ट बिल्डिंग बने हुए 10 साल हो गए, लिफ्ट आज लग रही है। लिफ्ट को लगाना अलग है, लिफ्ट को कहीं भी निकाल के ले जा सकते हैं। दिस इज मूवेबल, इमूवेबल इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग नहीं है, इमूवेबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से लिफ्ट पे मिलना चाहिए। इसी तरह सब AC और AC सेंट्रल AC प्लांट लग रहा है, चिलर प्लांट लग रहा है, ये एक पॉइंट ऑफ डिसीजन एज ए प्रोफेशनल दिस कैन बी रेवेन्यू विल हम कैन डिसअलाउ दीज थिंग्स, बट एज ए प्रोफेशनल वी कैन फाइट फॉर दिस कि हम लोग इसको अपने कि ये क्या इंटीग्रल पार्ट होगा क्या नहीं होगा, इसको हमें अपने जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये लिफ्ट पहले भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में लिफ्ट इज ए मूवेबल, कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है, इट वी हैव टू सी। अब इस तरह से अगर हम देखा जाए, वेदर ITC कैन बी क्लेम्ड फॉर इलेक्ट्रिक वर्क्स, पंप्स, पंपिंग सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी। आप कोई भी अगर बिल्डिंग बनाते हैं आज की डेट में, लाइटिंग सिस्टम लगना है, सिक्योरिटी सिस्टम लगना है, फायर अलार्म लगना है, क्या ये मूवेबल होंगे या इमूवेबल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग हो जाएंगे। इसके अंदर भी डिपार्टमेंट जो ये एडवांस रूलिंग्स आई हैं, अधिकतर में एडवांस रूलिंग में देख रहा था कि सब निगेटिव आई हैं, इन फेवर ऑफ रेवेन्यू आई हैं, विदाउट प्रॉपर डिस्कशन आई हैं, तो इसकी कोई परसेसिव वैल्यू मेरे हिसाब से नहीं है। ये अगेंस्ट ये एक एम्बेसी इंडस्ट्रियल पार्क प्राइवेट लिमिटेड करके है, it was held that the term items do not have independent existence and part and parcel of the entire building। क्या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो लगाया है वो पार्ट ऑफ द बिल्डिंग हो जाएगा, या मैंने इलेक्ट्रिकल वर्क ट्रांसफार्मर लगाया अपने यहाँ या पंपिंग सेट लगाया, दैट इज पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। आई थिंक नो, दिस एडवांस रूलिंग आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दिस रूलिंग कि ये मेरा पार्ट ऑफ द बिल्डिंग होगा। अगर जबकि मैंने इसको अपने ने बैलेंस शीट के अंदर कैपिटलाइज इलेक्ट्रिकल उसमें किए, पर अगर मैंने इसको बिल्डिंग में कैपिटलाइज कर लिया है तो आई विल नॉट गेट द क्रेडिट ऑफ द सेम। अब मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसलिए अकाउंटिंग पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कि अकाउंटिंग पार्ट कहाँ पे हम लोग जब इसको कोई भी चीज को हम कैपिटलाइज कर रहे हैं तो उसको अकाउंटिंग पार्ट में हम इसको कहाँ पे डाल रहे हैं बैलेंस शीट में, दैट इज इम्पोर्टेंट। उसी के बेसिस पे अगर हमने इसको खर्चे में लिया, अगर रिपेयर हमने कराई अपने यहाँ, पेंटिंग कराई या कोई इलेक्ट्रिकल रिपेयर कराई और रिपेयरिंग का खर्चा मैंने कैपिटलाइज कर रहा हूँ, या मैं उसको P&L में ले रहा हूँ रिकंस्ट्रक्शन रिनोवेशन में, अगर बिल्डिंग में मैं उसको मैं कैपिटलाइज कर लूंगा तो आई विल नॉट गेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अकाउंटिंग पार्ट पे प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। एज एडवोकेट हम लोग पे अकाउंटिंग पार्ट होने के बाद चीजें आती हैं, तो अपने क्लाइंट्स को इन सब जो अंडर कंस्ट्रक्शन से
फैक्ट्रीज हैं या हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं फैक्ट्रीज, उनको से हमारे से डिस्कस करके ही इसमें मैं अकाउंटिंग पार्ट को जीएसटी का ख्याल करते हुए अकाउंटिंग पार्ट करना चाहिए। 17(5)D कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ओन अकाउंट। अब ये सब ओन अकाउंट, गुड्स और सर्विस or both received by a taxable person for construction of an immovable property other than plant machinery on his own account, including when such goods or services both are used in the course of furtherance of business. अब जो immovable property, construction of immovable property on account, अगर मैं अपनी बिल्डिंग बना रहा हूँ और उस पर मैं अपने फैक्ट्री बिल्डिंग बना रहा हूँ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, बट I will not get the input tax credit कि अगर मैंने इसमें स्टील और सीमेंट खरीदा तो मुझे इमूवेबल प्रॉपर्टी के बिल्डिंग के लिए नहीं मिलेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है जीएसटी एक्ट में कहीं भी रखी है, पर इमूवेबल प्रॉपर्टी जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर डिफाइन कर रखी है। सेक्शन 3 within bracket 226 of general clauses act 1897 shall include land benefit to arise out of land and things attached to earth or permanently fastened to anything attached to earth। अगर इसके अंदर जो permanently fastened to the earth immovable property है, इसके बाद सेक्शन 3 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 ऑफ द एक्ट सेज दैट अटैच्ड टू अर्थ मींस, अटैच्ड टू अर्थ का मीनिंग क्या है? रूटेड इन द अर्थ एज द केस ऑफ ट्रीज एंड शर्ब्स, embedded in the earth as in the case of wall or building, or attached to what so embedded for permanent beneficiary enjoyment of which it is attached। पर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर जो हमारी बिल्डिंग बन रही है उस पर नहीं मिलेगा। इसको इन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी और मैंने अटैच टू अर्थ को इसलिए डिफाइन किया कि हमारी कुछ चीजें ऐसी हो सकती है कि जो कि हम अटैच टू अर्थ होगी उस पर वी विल नॉट गेट द। पर इसके अंदर 17(5) प्लांट एंड मशीनरी के लिए इन्होंने अदर देन प्लांट एंड मशीनरी की है। प्लांट एंड मशीनरी की जो डेफिनेशन दी है, फॉर दिस पर्पस दिस चैप्टर क्लॉज 6 द एक्सप्रेशन प्लांट एंड मशीनरी मींस apparatus, equipment and machinery fixed to earth by foundation or structural support that they are used for making outward supply of goods or services or both, and includes such foundation as structural support but excludes land, building or any other civil structure। उसके अंदर कोई बिल्डिंग या सिविल स्ट्रक्चर बन रहा है या लैंड, उसकी कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन टावर अगर हमने कोई लगाया है तो उसको नहीं मिलेगा। पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री, फैक्ट्री प्रीमिसेस के आगे कोई बाहर पाइपलाइन डाली गई है उस पर भी नहीं मिलेगा। बट इसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी के अंदर फास्टेंड टू अर्थ को इन्होंने क्लियर कर दिया है कि फिक्स टू द अर्थ ऑफ द फाउंडेशन ऑफ और स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी फिक्स टू द अर्थ और बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट के साथ है तो वी विल गेट द आईटीसी। इसके जजमेंट भी है, उस जजमेंट को भी मैंने कोट किया है। सीसी वर्सेस सॉलिड एंड करेक्ट इंजीनियरिंग वर्क्स एंड उड़ीसा 2010 252 ELT 481 सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसमें ये कहा कि फास्टेंड टू अर्थ है क्योंकि नट एंड बोल्ट से लगाते हैं, वो मूवेबल है, सिर्फ उसकी रनिंग के अंदर वाइब्रेशन ना हो उस वजह से उसको फास्टेंड टू अर्थ कहा है। उसको जो इन्होंने 17(5) में क्लियर किया है तो वी विल गेट द क्रेडिट ऑफ द सेम। अब सब इसके अंदर 17(5) के अंदर सबसे जो ओन अकाउंट वाली बात है, ओन अकाउंट में एक अभी डिस्प्यूट आया कि अगर मैं मॉल बना रहा हूँ क्या मुझे आईटीसी मिलेगा। इसके लिए एक जजमेंट ये सफारी रिट्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट उड़ीसा हाई कोर्ट का जजमेंट आया है कि द सेक्शन 17(5)D इज नॉट एप्लीकेबल in the case of construction of immovable property intending for letting out the rent out of for rent। अगर मैं रेंट पे अगर मैं दूंगा तो मुझे इसके लिए आईटीसी मिलेगा। 17(5)D के अंदर नॉट एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस इज अ गुड जजमेंट एंड ये एक पॉइंट ऑफ लिटिगेशन तो जरूर स्टार्ट है कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट भी गया हुआ है ये केस अभी, बट दिस केस इज एज ऑन डेट। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्होंने बहुत अच्छा जजमेंट दिया है। इसमें हेड where the immovable property is constructed for the purpose of letting out the same
because in that event the tax chain is not broken, and on contrary the construction of the building will result in a fresh stream of GST revenues to the exchequer on the rental generated by the building. The denial of input tax credit in such a situation would be completely arbitrary, unjust and oppressive, and would be directly opposed to the basic rationale of GST itself. इस जजमेंट को पढ़ के वाकई मुझे लगा कि हाँ, ये जजमेंट अच्छा जजमेंट हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा डिफाइन किया है। और अगर जीएसटी की भावना भी देखूं कि जो मैं उस बिल्डिंग में लगा रहा हूँ उसके लिए मुझे जो भी खर्चा कर रहा हूँ और उसके बाद मुझे आईटीसी रेंट पे दे रहा हूँ, रेंट के अंदर मैं उसका जीएसटी दे रहा हूँ, तो व्हाई नॉट आई विल गेट द आईटीसी फ्रॉम दिस इज द गुड जजमेंट एंड द मैटर इज सब जुडिस। और आप अपने हिसाब से इसकी वो ले सकते हैं कि किस हिसाब से इसको आपको अपने क्लाइंट को गाइड करना है। ब्लॉक क्रेडिट के अंदर 17.5 में अदर्स पॉइंट भी आए हैं। 17.5 में अदर पॉइंट में गुड्स एंड सर्विस और बोथ विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 10। कंपोजिशन डीलर को आईटीसी नहीं मिलना है, ये क्लियर है, इसमें कोई बात नहीं। Goods and received, both received by a non-resident taxable person except on goods or imported by him। जो एनआरआई पर्सन यहाँ आके कोई रजिस्ट्रेशन लेता है उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर उसने कोई चीज इंपोर्ट अपने की है उसमें, तो उस पर आईटीसी अवेलेबिलिटी होगी। 272 विद इन ब्रैकेट 77 ऑफ जीएसटी फॉर नॉन टैक्सेबल पर्सन को डिफाइन किया हुआ है। पर्सनल कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विस फॉर बोथ यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन नॉट डिफाइंड। पर्सनल कंजम्पशन को कहीं डिफाइन नहीं किया है। अगर मैंने पर्सनल कंजम्पशन क्या है कि अगर मैंने एक मोबाइल कंपनी ने मेरे लिए मोबाइल खरीद दिया है, तो पर खर्चा कंपनी में डला है, वो मेरे पर्सनल यूज में भी आ रहा है, मैं ऑफिशियल यूज में भी आ रहा है, क्या मुझे आईटीसी मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने अपने नाम से खरीदा है उस कंजम्पशन के लिए फॉर्म। पर पर्सनल कंजम्पशन अगर कोई मेरा एक्टिवा का मेरे पास शोरूम है और मैंने एक्टिवा एक अपने भाई को दे दी जाके, 2000 एक्टिवा खरीदी एक भाई को दे दी, तो क्या मुझे 1999 पे आईटीसी मिलेगा? एक पे नहीं मिलेगा, क्योंकि दैट इज वाई वो पर्सनल कंजम्पशन, इसको पर्सनल कंजम्पशन है। पर मोबाइल वाली बात कि मोबाइल पे अप्रोप्रिएट ऑफ कंडक्ट जो है 17(2) में दे रखा है, उसको अलग से डिफाइन है कि अप्रोक्सीमेट कैसे होगा कि पर्सनल कंजम्पशन कौन सा पर्सनल कंजम्पशन मानते हैं कौन सा नहीं। इस पर्सनल कंजम्पशन के अंदर गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे अगर कोई फर्दर आउटवर्ड सेल नहीं है तो नहीं मिलेगा। हेल्थ क्लब इन कंपनी प्रीमाइसेस, मोबाइल फोन गिवन ऑन डायरेक्टर्स, ये बात। इफ द सेड द यूज फॉर पर्सनल ऑफिशियल पर्पस, लास्ट है गुड्स लॉस्ट stolen, destroyed, written off or disposed by a gift of researchers। इस पे पहले भी वैट एक्ट में भी नहीं मिलता था, यहाँ पे भी आईटीसी नहीं मिल रहा है कि पर इसके अंदर मेरा ये कहना है कि जो सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस हैं वो डिस्प्यूटेबल है, एज नो वे टू वेरीफाई द सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस, बट इट कुड बी अलाउड। मेरे हिसाब से सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस में अगर कोई मैंने खरीदा है कि गुड्स नॉन में लॉस डिस्ट्रॉयड नहीं है पर वो मेरे को मिलना चाहिए। दिवाली एक्सपेंसेस को मेरे हिसाब से नहीं, आईटीसी नॉट अलाउड होना चाहिए। गुड्स गिवन टू सैंपल, आईटीसी नॉट अलाउड होना चाहिए, क्योंकि मैं उसको फर्दर आउटवर्ड सप्लाई में नहीं दिया। दिस इज द माय सब्जेक्ट एंड थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चंस होंगे वो? थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा कवर किया, काफी इलैबोरेट कवर किया। क्वेश्चंस हमारे पास काफी आए हुए हैं और इससे पहले कि हम क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करें, मैं तो आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने लगभग सारे पॉइंट कवर कर दिए। कुछ क्वेश्चन लोगों ने शुरू में ही रेज कर दिए थे, जो मैं समझता हूँ बाद में कवर हो गए होंगे, ऊपर सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल गया होगा लोगों को। फिर भी नहीं मिला होगा तो क्वेश्चन रीपोस्ट कर सकते हैं। आज मैं एक चीज और देख रहा था कि कुछ क्वेश्चंस बहुत लंबे आए हैं, तो मैं उनसे वो हम शायद यहाँ हैंडल ना कर पाए, तो उनसे मेरा निवेदन है कि जो हमारी ईमेल आईडी है, मैंने अभी फ्लैश भी करी थी इसके ऊपर, तो दोबारा भी कर दूंगा, ईमेल आईडी पे दे दे, तो उसको हम बाद में आंसर करने की कोशिश करेंगे। आनंद सेगल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, अब क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट किया जाए। तो पहला क्वेश्चन जो मैं लेना चाहूंगा, आप ही
सुनील जी आपके पड़ोसी है पुष्पेंद्र भारद्वाज जी का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पुष्पेंद्र जी ने काफी सारे क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन मैं सिर्फ पहला क्वेश्चन लूंगा, बाकी अब देखेंगे समय बचा तो लेंगे। इसका बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। If recipient has paid any amount under RCM pursuant to demand proceeding under 73 and 74, will input tax be allowed? Credit be allowed? आरसीएम में जो पेमेंट करा अगर 73 74 में किया तो आईटीसी नहीं मिलेगी। 70 वो तो डिमांड के बाद किया इन्होंने, 73 तो अगर 74 में किया तो पेनल्टी भी है आरसीएम में। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जब पेमेंट कर रहा हूँ तो आईटीसी कैसे मिलेगा? आनंद जी। यस यस, वेरी वेरी क्लियर, सेक्शन में मेंशन्ड है सर। ये चीज सेक्शन में इटसेल्फ में आईटीसी में ही देखेंगे, वो मेंशन्ड है कि 73 74 की आईटीसी नहीं मिलेगी। अलॉन्ग विद 129 भी है, सभी उसमें सेक्शन मेंशन किए हुए हैं। यस सर, सेक्शन 17 सेक्शन 17 में जो है ये HI any tax paid in accordance with the provisional assessment 74, 129 and 130. It is very clear. काफी कुछ। अगला प्रश्न है श्री नवीन सिंह धानी जी से। ये पूछते हैं, यदि कोई व्यापारी सप्लाई के साथ साथ सर्विस का व्यापार भी करता है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, तो सप्लाई से संबंधित किए गए खरीद पर प्राप्त आईटीसी को सर्विस पे किए गए आउटपुट से एडजस्ट किया जाता है क्या? सर्विस की ये तो कोई आउटपुट 3B के अंदर तो टोटल आईटीसी आ रहा है, उसको कहीं भी एडजस्ट कर लें। एग्जैक्टली, यही तो शायद जीएसटी का बेसिक डिफरेंस है। गुड्स एंड सर्विस दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, दोनों का आईटीसी कहीं ले लें, उसका कहीं ले लें। अरुण गुप्ता जी गाजियाबाद से पूछ रहे हैं, कैजुअल डीलर कैन अवेल आईटीसी ऑन हिज इंपोर्ट्स अगेंस्ट फॉरेन डीलर? आई एम नॉट श्योर, द क्वेश्चन इज वेरी एनआरआई का तो में नहीं मिलेगा, एनआरआई का तो क्लियर है, इसके अंदर आया हुआ है। एनआरआई का 17(5) H में है कि एनआरआई को नहीं मिलेगा, कैजुअल जो है वो लेगा। उसके बाद रोमित अग्रवाल मुजफ्फरनगर से पूछ रहे हैं, स्टाफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ यूपी went to MP for a business tour. They received hotel services there and received tax invoice from the hotel in the name and GST of the UP registered company. Whether the hotel charge, wherein the hotel charge GST and SGST, is the UP company eligible for ITC charge and MP hotel tax invoice? If not, why? And if yes, why? नहीं, इसके अंदर इसका जो सब्जेक्ट है कि अगर मैं होटल एमपी में जाके लिया, अगर आप सेक्शन 10 के देखेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पे हम सर्विस दे रहा हूँ, होटल जहाँ सर्विस दे रहा है वो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज, सीजीएसटी और एमपीजीएसटी चार्ज करेगा। तो चाहे मैं रजिस्टर्ड डीलर के नाम पर दूंगा तो वी विल नॉट गेट द क्रेडिट फॉर इन यूपी। बेसिकली होटल के मामले में आईजीएसटी है ही नहीं, आईजीएसटी है ही नहीं है। सीजीएसटी जहाँ सर्विस सेक्शन 10 इज क्लियर ऑफ आईजीएसटी, इट्स वेरी क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ, होटल केस में अगर मैं अपने ही स्टेट में किसी होटल में जाकर ठहरता हूँ तो आई विल गेट द आईटीसी, आई विल गेट इनपुट, और अगर दूसरे स्टेट में जाकर रहता हूँ तो इनपुट नहीं मिलेगा। फूड एंड बिजनेस का नहीं मिलेगा, होटल का मिलेगा खाली। देन नितिन अग्रवाल फ्रॉम नोएडा, बी सप्लाइड सर्विसेज टू ए बी, अरे चलो आई विल ट्राई, क्वेश्चन इज अ बिट लॉन्ग। बी सप्लाइड सर्विसेज टू ए, बी पेड टैक्स थ्रू आईटीसी, later under GST audit of B is all ITC was rejected. क्या मतलब इसका? मतलब B ने सर्विसेज सप्लाई करी हाँ A को, और B ने सारा ITC के थ्रू वो पे कर दिया, टैक्सेस पे कर दिए। लेकिन ऑडिट हुआ B का, जब ऑडिट हुआ तो उसकी सारी ITC रिजेक्ट कर दी गई। Now B is liable to pay all tax via cash ledger. He appealed and is pending whether during this period as ITC can be rejected as tax unpaid by supplier, यानी section 16(2)(c). How a recipient can be insured for taxes paid by the supplier? ये जो टैक्सेस, ये तो पोर्टल के अंदर आपको पता लग नहीं रहा है। 180 दिन के अंदर 16(2) में कंडीशन, 180 दिन में अगर पेमेंट नहीं दे रहा है तो ये रिवर्स होगी आईटीसी।
अगर आपको उसने टैक्स जमा नहीं किया पोर्टल पे जीएसटी या 2A के अंदर तो आपका आएगा, तभी तो पता लगेगा। 2A में तो आप देख रहे हैं जब उसने दिया ही जमा ही नहीं कराया टैक्स, 2A के अंदर वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा था, हाउ यू कैन गेट द। आई थिंक ये पूछना चाह रहे हैं बेसिकली कि जो सप्लायर था उसने आईटीसी से तो अपना सारा टैक्स पे कर दिया, बाद में उसने ऑडिट किया तो उसका सारा रिजेक्ट हो गया। अब रिजेक्ट हो गया तो सब कायदे में तो जो सप्लायर है पहले तो उसको उसके ऊपर कार्रवाई होगी, रिसिपेंट में तो बाद में कार्रवाई होनी है ना। तो दोनों पे होगी ज्वाइंटली। अब 43A जो इंसर्ट कर रहे हैं उसके अंदर तो ज्वाइंटली और सिवियरली इनपुट टैक्स क्रेडिट की लायबिलिटी है। ये आपको 43A6 है मेरे ख्याल से, तो मैं एक मिनट बताता हूँ। Hmm. 43A6, the supplier and the recipient of a supply shall be jointly or severally liable to pay tax on the or to pay input tax credit availed as the case may be in relation to outward supplies for which the details have been furnished under subsection 3 or section 4, but return thereof has not been clear। 43A6 के अंदर क्लियर है, न्यू रिटर्न अभी आई नहीं है ये, उसमें आएगा। इसके अलावा अब अगला क्वेश्चन है रुमित अग्रवाल का, फिर से मुजफ्फरनगर से है। ये काफी क्वेश्चन रोज रेगुलर पूछते हैं, अच्छा लगता है, अच्छी बात है। और ये क्वेश्चन आंसर सेशन या जो मेरा डेलिब्रेशन है वो हम लोग शेयर करने से नई बात आपस में हम लोगों का शेयर होती है। ये प्रोफेशनल में कुछ चीजें जिस मैंने कई चीजें बताई कि मेरे ओपिनियन में ये है, हो सकता है वो आपके ओपिनियन में ठीक ना हो, पर ये पॉइंट ऑफ लिटिगेशन तो है ही है, पॉइंट ऑफ लिटिगेशन। बिल्कुल। इनका क्वेश्चन है कि मटेरियल जो है दूसरे स्टेट से मंगवाया जा रहा था, रास्ते में माल चेक हुआ, वैलिड टैक्स व्यवस्था ई-वे बिल चेक हो गया और उसके बाद 2A में भी रिफ्लेक्ट हो गई परचेज, लेकिन बाद में जो है जो सप्लायर था उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया अथॉरिटीज ने, और ये क्या कर दिया कि उसके यहाँ तो कभी बिजनेस एक्टिविटी पाई नहीं गई और उसका बिजनेस कभी खुला ही नहीं। अब 86A जो आया है वो उसी के लिए आया है, इनऑनेस्टली ब्लॉक क्रेडिट करने के। Okay, now whether ITC of the purchaser can be legally rejected? Rejected 86A इंसर्ट कर दिया 26/12/2019 से, तो डाल दिया प्रोविजन। आनंद जी आपका? हाँ सर, वो सही है कि कोई फॉर्म और अभी कोई सर्कुलर नहीं है उसको इफेक्टिविटी के लिए अभी तक। 86A के लिए अभी तक कोई फॉर्म भी नहीं है, क्योंकि एक फॉर्म पे सारी चीजें अपनी जो है वो ऑनलाइन है और सब फॉर्म पे है। ये अभी तक फॉर्म भी नहीं है, सर्कुलर भी नहीं है, और जो उसमें कहा उन्होंने 86A के अंतर्गत तो डिस्प्यूट रिमेन्स, वो उनको पावर दी है, हमें उसको वापस भी लेने की पावर है उसके अंदर ही, वापस भी लेने की पावर है अथॉरिटी को, इफ वी कैन कन्विंस, और हम उसको दे देंगे द टैक्स हैज बीन पेड, ऑलरेडी बीन पेड, इफ यू कैन वेरीफाई इट देन इट विल बी अलाउड, इट शुड बी अलाउड। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मीन टाइम वन थिंग मोर, अभी वीर सिंह साहब ने सही कहा और मैंने पढ़ा भी था वैसे, 73, 74, 73 की नहीं मिलेगी, ये सही है, तो 74 की ही सिर्फ जो आईटीसी जहां पर फ्रॉडुलेंट है या वो पाते हैं कि बोनाफाइड नहीं है, वहीं पर 73 की नहीं है। 73 में तो मिलेगी आपको, 74 की नहीं मिलेगी। थैंक यू सिंह साहब। अगला क्वेश्चन डॉक्टर गिरीश पाटिल है अलीगढ़ से। मेरा व्यापार एल्युमिनियम स्क्रैप का काम है, माल को ढोने के लिए टेम्पो खरीदा, क्या टेम्पो पर आईटीसी मिलेगा या नहीं? टेम्पो व्यापार में ही यूज होता है। मिलेगा टेम्पो पे, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। नवीन सिंघानिया जी फिर पूछते हैं, गिट्टी व बालू का व्यापार करने वाला व्यक्ति अपने ग्राहकों को गिट्टी बालू की सप्लाई करने के लिए, अच्छा सेम क्वेश्चन है ये दूसरे फॉर्मेट में, I'll skip this। इसी तरह क्वेश्चन, यही क्वेश्चन अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूप में पूछा है, किसी ने ट्रक कहा, किसी ने टेम्पो कहा, तो मैं सारे क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद आए हैं तो पूछता है ना क्वेश्चन तो। अच्छा, और मुझे खुशी है आज हमारे ललित सचदेवा, ललित जी आपका स्वागत है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है 17.5 में, इन केस आई चेंज द फ्लोर टाइल्स ऑफ माय ऑफिस and enter them in as revenue expense, can I claim the ITC paid on them? क्या किया? ऑफिस चेंज किया है? I changed the floor tiles, फर्श की टाइल्स of my office.
ऑफिस की फर्श की टाइलें चेंज करेंगे। रिपेयर में डाल रहे हैं तो दे कैन गेट द। दैट्स गुड। फिर इसी तरह से पूछा, इन केस आई हैव गिवन अ बिल्डिंग ऑन रेंट एंड आई परचेज सीमेंट एंड अदर थिंग्स फॉर इट्स रिपेयर्स, then enter the expense in revenue expenses in the books, can I claim ITC? यस, ये तो शायद अभी आपने जजमेंट ही बताया था। ये सबका रिवर्स है। ये वो अप्लाई करेगा इसमें, अच्छा जजमेंट है, उड़ीसा का है शायद वो। देन विकास कुलश्रेष्ठ पूछते हैं, यदि कॉन्ट्रैक्टर रोड बना रहा है और सीमेंट का यूज करता है तो क्या कॉन्ट्रैक्टर को आईटीसी मिलेगा सीमेंट का? रोड कंस्ट्रक्शन का ना? यस। रोड कंस्ट्रक्शन को मिलेगा, आईटीसी सीमेंट को कर रहा था उसमें, वो कॉन्ट्रैक्टर को आईटीसी को नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्टर तो आईटीसी मिलेगा ही मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टर को आईटीसी बनाई क्या? इनका एक करेक्टेड क्वेश्चन दूसरा इसे घुमा के, कॉन्ट्रैक्टर को कौन सा आईटीसी नहीं मिलेगा? इट इज वेरी राइट। कॉन्ट्रैक्टर को कौन सा आईटीसी नहीं मिलेगा, ये कैसे बता सकता हूँ? विकास फिर पूछते हैं, मैरिज होम वाले को एसी सीमेंट फर्नीचर की आईटीसी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, बिल्डिंग के लिए, मूवेबल के लिए। अगर रिपेयर कर रहा है मैरिज होम वाला, रिपेयर मेंटेनेंस में डाल रहा है तो ही विल गेट द आईटीसी, बट एज ए कैपिटलाइज कर रहा है तो दैट विल नॉट। क्या ये उसकी तरह नहीं आ जाएगा? रेंट वाली बात कर रहे थे, सेम उसमें नहीं आ जाएगा? अब वो दैट इज डिस्प्यूटेड ना। अभी जो क्वेश्चन की बात है वो तो डिस्प्यूट है ही, कि अगर मैंने कोई मैरिज होम पूरा किराए पे दे रहा हूँ, मैं रेंटिंग पे दे रहा हूँ, तो मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट इज ए क्वेश्चन मार्क ना। मेरा थोड़ा सा उसमें ओपिनियन ये था कि जो उड़ीसा हाईकोर्ट का जजमेंट आया है अभी, उसमें मीनिंग उनका वही है जो कहना चाह रहे थे, शायद लिखा नहीं उन्होंने बहुत अपने क्लियर वर्ड्स में, कि अल्टीमेटली जो हम रिपेयर मेंटेनेंस में लगा रहे हैं वो मेरा जो बिल्डिंग है वो वहां पे मेरा प्लांट एंड मशीनरी है। बिल्डिंग है प्लांट एंड मशीनरी मेरा, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी साफ लिखा हुआ है। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग मेरा वो प्लांट एंड मशीनरी। तो इसके लिए जो है वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अशोक अग्रवाल देवरिया से पूछ रहे हैं, whether JCB is motor vehicle or plant and machinery and whether contractor can take ITC of JCB or not? JCB तो मोटर व्हीकल में इंक्लूड कर रखा है, मोटर व्हीकल एक्ट में इंक्लूड है JCB। मोटर व्हीकल आएगा या वो प्लांट एंड? JCB इज मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल के अंदर इंक्लूड एक्ट में। देखिए, पर JCB पे पहले भी डिस्प्यूट रहा कि मोटर व्हीकल के अंदर एक्ट में, मोटर व्हीकल एक्ट में इंक्लूड है, पर इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मेरा वर्क जो है उसमें JCB इज ए मस्ट। मेरा खोदने के लिए JCB चाहिए या किसी के लिए चाहिए, तो दैट आई एम बुकिंग इन प्लांट एंड मशीनरी, उसको प्लांट एंड मशीनरी में ले जा रहा हूँ, तो आई कैन गेट द। वैसे भी शायद यहाँ तक ध्यान पड़ रहा है, जो उन्होंने ब्लॉकेज लगाई है वो पैसेंजर व्हीकल्स पे लगाई है, 13 पैसेंजर। अब तो पैसेंजर 13 को ऊपर लगा दिया, पहले मोटर व्हीकल को ऊपर सारा ही था, अब तो उन्होंने अलग कर दिया, 13 पैसेंजर से नीचे लगाई है ना गाड़ी। अरुण बनवाल आजमगढ़ से पूछते हैं, मार्च 2018 की छुटी हुई आरटीसी कब तक क्लेम किया जा सकता है? मार्च 2018? यस। अब तो वो तो 17-18 से साथ निकल गई। 31 लेट हो गए तभी तो पूछे, शायद कोई रास्ता बता दो आप। ये रास्ता तो मैंने बताया कि ये जो 17-18 की 16-4 की रिवर्सल वाली बात मैंने कही है, ये डिस्प्यूट है कि इसको मिलनी चाहिए। एनुअल रिटर्न फाइल 7 फरवरी 2020 तक तो मिल ही सकती थी गवर्नमेंट को। इसके अंदर कुछ गवर्नमेंट को, हम लोग यूपी टैक्स बार से अध्यक्ष जी भी हम साथ में हैं, अध्यक्ष जी इसके ऊपर थोड़ी सी अगर विक्रम जी यार ये बना के दिया जाए कि एनुअल 18-19 की एनुअल रिटर्न फाइल करने तक आईटीसी मिलनी चाहिए, दैट विल बी ए गुड फॉर एडिटर्स। मुरादाबाद से हमारे साथी AK सिंगल जी पूछ रहे हैं, काइंडली मेंशन अगेन द एडवांस रूलिंग ऑन लिफ्ट दैट ITC विल नॉट बी अलाउड ऑन लिफ्ट। इसकी रूलिंग का साइटेशन पूछ रहे दोबारा। प्लाज्मा करके थी। ये लास्ट पाल्मास कोऑपरेटिव हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड 22/1/2020 की है, महाराष्ट्र की। LAS, ये मेरे उसमें स्लाइड नंबर 28 में इसके में दिखी।
और स्लाइड बाद में शेयर भी कर देंगे पावर पॉइंट डिटेल से। इसके बाद अमित ग्रोवर पूछ रहे हैं कि क्या जीएसटी में वैट के सेक्शन 13(1)(f) जैसा भी कोई प्रोविजन है? नो, कोई प्रोविजन नहीं सर। इट इज वेरी लकीली हार्शमेंट जो है किसी तरह से उसमें नहीं है एप्लीकेबल, जीएसटी एक्ट में नहीं। होता क्या है कि अभी तक हम लोग जो भी वैट में रेस्ट्रिक्शंस पड़ी हैं उसको हम यहाँ ढूंढते रहते हैं। ठीक है, इट्स बेटर टू बी सेफ, इट्स मच बेटर टू बी सेफ। 161 सेक्शन 161 क्या है, किस चीज का है? एक मिनट, सेक्शन 161। हाँ जी, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड 161, कौन सा वाला? सेक्शन 161 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। ये आप किस रेफरेंस में दे रहे थे उनके? नहीं, ये 13(1)(f) तो उसके लिए पूछ रहे थे ना कि जो एडिशनल वाला था वो 13(1)(f) जो था परचेज प्राइस से अगर सेल प्राइस कम है आपकी, वो दैट वाज उसके कॉस्ट 30 प्राइस है। मैंने सोचा 13 31 समझा। नहीं 13(1)(f) वो वाला वही इसमें नहीं, 13 वो वाला नहीं है। Then Mr. Anil Bajpayee is asking, एक न्यू मेडिसिन मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में गुड्स प्रिपेयर कर गुड्स सेल करती है, मेडिसिन के साथ फ्री गुड्स देती है। ऐसी पोजीशन में फ्री गुड्स पर आरआईटीसी परचेज गुड्स पर करनी है या मार्केट रेट पर? परचेज प्राइस पे करनी है मार्केट रेट? आईटीसी जो करेंगे वो तो जिस पे कर रहे हैं, जिस रेट पे खरीद रहे हैं उसी पे करेंगे ना। जितनी आईटीसी ली है उतनी तो आईटीसी रिवर्स करूंगा मैं परचेज बेसिस पे। आनंद सिंघल जी कोई नहीं नहीं ठीक ठीक सर, होगा जरूर बोलूंगा, बता दो मेरे जो संज्ञान में हो। Then we have Shishir Gupta from Moradabad. He's asking, what is the liability of the principal if the capital goods sent to job workers have not been received within 2 years from the date of being sent? Job worker. If you're 3 साल है ना कैपिटल गुड्स की, तो 3 साल है ना कैपिटल गुड्स के लिए। जॉब वर्कर 3 साल बाद उसको टैक्सेबल लायबिलिटी के अंदर इंक्लूड होगा, 3 साल तक अगर नहीं आता। 43 है 143। कौन 143 सेकंड 143 में है? वन में such condition has been prescribed, send an input or capital goods without payment of Yes, 3 years. Clear. Okay. Then we have Swapnil Kumar from Prayagraj. Sir, capital goods पर ITC लेने के साथ उस पर डेप्रिसिएशन सकते हैं क्या? नहीं, उसके आईटीसी कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते, उससे कैपिटल तो ले सकते हैं डेप्रिसिएशन। इनकम टैक्स पर डेप्रिसिएशन मिलेगा, उसमें तो कोई रोक नहीं है। रोक नहीं है, पर आईटीसी कंपोनेंट पे को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। यस, टैक्स कंपोनेंट को। ये श्री कृष्ण कुमार एडवोकेट पूछ रहे हैं, कैन आई क्लेम आईटीसी ऑन टैक्स डिपॉजिटेड अगेंस्ट 129(3) सीजर के अगेंस्ट? नहीं, वैसे भी 129(3) में तो आईटीसी का तो नहीं है ना, वो तो आप जो भी टैक्स जमा कर रहे हैं ना, एडवांस टैक्स जमा कर रहे हैं, वो तो आपका अंडर प्रोसेस। इसके अंदर कहीं इसमें लिखा भी है कि इसके अंदर आया भी है मेरे ख्याल से। वही 74, 129(3) और 29 और ये 130, इसमें जो है आईटीसी अलाउ नहीं होगी है। इसमें विक्रम जी कुछ और आप यहाँ कहने वाले हैं मेरे ख्याल से? नहीं, मैं यही कह रहा था कि इसमें आईटीसी का सवाल इसलिए नहीं उठता, जो भी जमा है वो तो टैक्स जमा सीधा है ही नहीं आपका, तो आप ही ने जमा किया ना, वो तो हमारा ही है, तो उसमें आईटीसी के लेने की आवश्यकता भी कोई नहीं है। वो पिछली बार अपील के बाद में बहुत सारी डिस्कशन भी आई थी। काफी आई थी। Then we have Meena Rawat. TV purchase from Chennai for company registered under state Delhi. The seller charged local tax. Can I claim that ITC in Delhi? दिल्ली में तो लोकल आईटीसी क्लेम नहीं हो सकता, वहाँ रजिस्टर्ड है दिल्ली चेन्नई में। क्लियर नहीं किया, होगा जो क्वेश्चन से लग रहा है।
हाँ, फिर होगा तो सप्लाई मानी जाएगी, फिर सप्लाई में लेके टैक्स देना पड़ेगा यहाँ पे आईटीसी को। अनंत रावत, सर क्या आज से कंपनी पार्टनरशिप फर्म की रिटर्न दाखिल करने के लिए, अच्छा ये तो दूसरा क्वेश्चन है कि डीएससी की बजाय ईवीसी हो सकता है? यहाँ सुना है ऑप्शन आ गया है, आ गया पीएम आ गया है, पर अभी मैंने चेक नहीं किया उसमें। देन वी हैव, कुछ लोगों के रिपीटेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं उनको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि अभी नीचे 60-70 क्वेश्चन और पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं। सबके सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। देन संदर्भ पंडित, इन लिखा कहाँ से है? सर, if I validly hold the purchase bill, I have made payments through bank and still the supplier does not file his R1 or doesn't show the entry in R1. In spite of being requested several times to show such entry, and thus doesn't reflect in my 2A. Whether I can claim ITC? If not, what action can be taken against the supplier? अगेंस्ट द सप्लायर तो आपको कुछ भी सिविल सूट फाइल करे, कुछ करे, पर एज पर द एक्ट तो आपको, अगर आपने आईटीसी उसने टैक्स जमा कराया, आपने 3B भरा है, पर 2A में नहीं आ रहा है, 2A में जब तक नहीं आएगा, अभी तो टाइम है 19-20 का, अगर कब का 18-19 का निकल गया, 30 सितंबर 2019 तक 2A में नहीं आएगा तो भी अभी हम लोग तो ले ही रहे हैं आज की डेट में, पर दैट इज ए डिस्प्यूटेड तो है ही कि डिपार्टमेंट विल नॉट अलाउ अपील के लिए एक खुल गया मौका। अयोध्या से संजय गुप्ता पूछ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में मिक्सचर मशीन भाड़े पर टैक्स इनवॉइस से आती है, क्या उसकी भी आईटीसी मिलेगी? मिक्सचर मशीन भाड़े पे आती है, बिल्कुल मिलेगी। And we have वो 13(1)(f) वाला क्वेश्चन बार बार अलग अलग रूप में आ रहा है, ये वैट में था। Not required. Then we have हर्षस्वरूप गुप्ता फ्रॉम हमीरपुर, अगर किसी आइटम पे पहले टैक्स रेट 28% था और गवर्नमेंट ने अगर रेट रिड्यूस करके 18% कर दिया हो, तो इसका 28% के रेट से लिया जाएगी, आईटीसी पे कोई इम्पैक्ट आएगा या नहीं? तो टाइम ऑफ सप्लाई अब देखना पड़ेगा, उसके अंदर सेक्शन 13 के अंदर ये किस रेट ऑफ टाइम में कब बदला है, पीरियड में कब का हुआ है, वो देख उसके हिसाब से लिया जाएगा। I think no impact will be done. 28% जो है उन्होंने जब लिया, आईटीसी इज आईटीसी, क्रेडिट लेजर में पूरा जमा होगा और जब हम जितना चार्ज करेंगे उतना डेबिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी से, ये पूछते हैं क्या रियल एस्टेट में कोई बिल्डिंग बना रहा है उसमें आईटीसी मिलेगा? अब तो जो खत्म ही हो गया, अब तो रियल एस्टेट वाला आईटीसी तो अब तो उन्होंने नया प्रोविजन डाल दिए है कंपाउंड में। अमित ग्रोवर जी, ये बार बार आपका क्वेश्चन रिपीट आ रहा है 13(1)(f) वाला, शायद आपको आवाज नहीं आ रही है क्या पोजीशन है, बट 13(1)(f) जैसा कोई प्रोविजन जीएसटी में नहीं है, ये बताया जा चुका है। इन केस ऑफ देन है रामपुर से योगेश कुमार अग्रवाल, इन केस ऑफ ट्रेडर्स एनी ट्रेडिंग आइटम यूज्ड फॉर डेमो इज आईटीसी अलाउड ऑन इट? डेमो? यस, डेमो में डेमो यानी एक तरह का कार है, जैसे डेमो कार वाले हैं, वो डीलर हो गए कार के लिए, पर्सनल कंजम्पशन में नहीं आ जाएगी। नहीं, बट अगर कंपनी अकाउंट में है और सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दी जा रही है, रीसेल तो होगी नहीं। हाँ, तो वो क्या डेमोन्स्ट्रेशन में आएगी? क्या आनंद जी, उसका आईटीसी तो मिलना बिजनेस एक्सपेंस है अल्टीमेटली, तो डेमोन्स्ट्रेशन इस पर है कुछ ले जानी चाहिए मेरे हिसाब से। अभी भी कहते रिसेंटली कुछ आया था, शायद आया है इस पे कुछ है इधर डेमो वाले पे। वीर सिंह साहब यहाँ मौजूद हैं मेरे ख्याल से। वीर सिंह सर, आपके कुछ संज्ञान में हो तो जरूर हमें एनलाइटन करें, है इस पर। वीर सिंह जी, आपको अनम्यूट किया है। अनम्यूट किया हुआ, अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, यस, अभी AAR की रूलिंग, थैंक यू सर, AAR की रूलिंग आई है। हाँ, मैंने भी ध्यान रखा आई है। वीर सिंह साहब का वीडियो, हाँ, अनम्यूट रखें उसको। वीर सिंह आपके की लिफ्ट पे इन पे पूछिए कि क्या इनका क्या व्यू है, लिफ्ट और एसी चिलर प्लांट। हेलो, आ रही है बात आपकी? नमस्कार सर। हाँ, इस पे का जो डेमो की कार दिखाते हैं, है ना, बेचने वाले,
उसका उसकी AAR की एक रूलिंग आई है ना, मुझे अभी नाम याद नहीं है, बता दूंगा मैं। हाँ, इधर ही आई है, इधर ही बहुत आई रिसेंट आई है उसकी। विदिन 2-3 months। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, जो प्लांट एंड मशीनरी है या प्लांट एंड मशीनरी अटैच्ड अर्थ है, जो उसका फंडा है, जो फाउंडेशन बना रहे हैं या उसके सपोर्ट के लिए जो चीज है, उस सब के ITC मिलेगी। थैंक यू सर। थैंक यू। देन दिनेश कुमार मोदी नगर से पूछ रहे हैं, यूपी के व्यापारी द्वारा प्रांत बाहर से माल खरीदा है, प्रांत बाहर के रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट को दिए गए भाड़े के भुगतान पर RCM के अंतर्गत कौन सा टैक्स जमा? ये वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है RCM पे। इसको मालूम से वीर सिंह साहब, आज के वीर सिंह साहब, वीर सिंह साहब, we required it। नहीं, आई थिंक सो। इसको अरे ये लंबा टॉपिक है ये पूरा। इसको जब आनंद सिंह जी जो हम नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी क्वेरीज को हम अलग से ही लेंगे, तो ताकि एक अच्छा खासा डिस्कशन पूरा फुल फ्लेजेड हो सके। फर्नीचर एंड फिक्चर्स के बारे में और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के बारे में होटल्स के केस में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें विनय वस्ती जी भी पूछ रहे हैं, विकास कुलश्रेष्ठ भी पूछ रहे हैं। क्या बताएंगे? फर्नीचर एंड फिक्चर्स एंड इलेक्ट्रिक फिटिंग्स इन द केस ऑफ होटल मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा ना। Then next is Meena Rawat again. TV projector purchased from Chennai for company registered under Delhi state. The seller charged local tax. Can he claim that? हो चुका अभी, मद्रास वाला, चेन्नई वाला ये हो गया। अच्छा, इनका क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन हो गया था, सॉरी, दोबारा आया कुछ लोग। देन एक और क्वेश्चन आया संदर्भ पंडित से। A builder started construction after taking the advance from prospective buyer in the year 2016. Construction is still under process. No transfer of flats has yet been made to the prospective buyers. What is the fate of the accumulated ITC and in what way tax has to be paid under GST and when? ये तो सब इसका पूरा सब्जेक्ट बिल्डर स्टेट का तो 1 फरवरी के बाद पूरा 1 अप्रैल के बाद बदल गया है। इससे फुल डे सेमिनार इसके लिए, बिल्डर के लिए तो आज राइट। वही देखा क्वेश्चन, कई बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड से आ रहे हैं। उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर फिर भी क्लैरिटी नहीं है तो हमारे ईमेल आईडी में डालें। ईमेल आईडी में भी थोड़ी देर में फ्लैश करता हूं। और इसके बाद है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई नया क्वेश्चन मिल जाए, नया पॉइंट मिल जाए। नितिन पूछ रहे हैं, if anybody runs a restaurant as well as supplies confectionery items and prepared sweets, but purchase of goods is common for both businesses, what will be the status of ITC? रेस्टोरेंट भी है और कन्फेक्शनरी का काम भी करता है। हाँ। और इसमें मिठाई भी बनाता है, तीनों काम एक ही जगह पे। रेस्टोरेंट के अगर अलग अलग बिलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है? जॉइंटिंग कैसे एक बिजनेस में, एक ही बिल्डिंग में एक में है, पर अलग अलग। हल्दीराम में तो सारे काम करता है, मिठाई भी बेचता है, एग्जैक्टली उसी तरह से मिठाई बेचता है, वो भी करता है। और परचेज जैसे मसाले की परचेज कॉमन आ गई, रखा हुआ है अकाउंट, तो ITC मिलेगा। अगर नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। अजय, अगर अलग अकाउंट रखा हुआ है मिठाई का कन्फेक्शनरी का, रेस्टोरेंट का अलग अकाउंट है। रेस्टोरेंट तो 5% है। रेस्टोरेंट तो इनको बिल्कुल क्लियर है कि रेस्टोरेंट में 5% ITC नहीं मिलेगा। यस, बट मिठाई पे में तो मिलेगा ITC, अगर अलग अकाउंट रखता है वो। और अगर ना रख पाया तो नहीं मिलेगा ITC, कैसे मिलेगा? उसे करना, प्रूफ तो उसे करना है। रेस्टोरेंट सर्विसेज में, रेस्टोरेंट में जाके मैं मिठाई में 2 रसमलाई खा ली मैंने, तो रेस्टोरेंट सर्विसेज में ले रहा है या वो किस में ले रहा है? वो क्वेश्चन यही है, डिफरेंशिएट करना शायद प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है उसके लिए, कि एक ही दुकान पे कि रेस्टोरेंट और मिठाई वाला जो काम आ गया जब उसका, अब वो रॉ मटेरियल तो वही कॉमन है सबके लिए। इसी के लिए अभी आप जो ये मैरिज होम वाला है, कैटरिंग वाला, वो कह रहा है मैं रेंट पे भी काम करता हूँ, कैटरिंग का भी काम करता हूँ, तो फिर कैसे होगा काम? वही वाली बात है कि कैटरिंग में 5% है विदाउट ITC और रेंट पे 18% देना पड़ता है। फिर ITC का क्या होगा, कैसे अपॉर्चुनिटी होगा? अगला क्वेश्चन है दिनेश चंद्र जैन फैजाबाद से। माय एसएससी परचेज मेड फ्रॉम XUP डीलर ऑन 6/2/19, 6 February 19, पेमेंट मेड थ्रू बैंक
Said dealer not uploaded it till today. Many times contacted this selling dealer. No response to it. What can I do regarding ITC? वही प्रॉब्लम वही आ रही है कि परचेज करी है एक्सयूपी डीलर से, पेमेंट भी करनी है, लेकिन वो अपनी रिटर्न वगैरह अपलोड नहीं कर रहा। तो अभी तो फरवरी में नहीं कर, 30 सितंबर 19 निकल चुकी है आज की डेट में। तो अगर 2A में नहीं आ रही है तो ले, बाद में डिस्प्यूट है ये। तरुण पाठक फ्रॉम अलीगढ़ इज आस्किंग, मेरी ट्रेडिंग फर्म है, लैपटॉप के लिए आईटीसी मिलेगा? क्या चीज है? ट्रेडिंग फर्म है, ट्रेडिंग फर्म में तो मिलेगा, लैपटॉप के लिए आईटीसी बिल्कुल मिलेगा अगर ऑफिस के काम के लिए कर रहे हैं। ऋषभ कपूर लखनऊ ने अभी वो अपडेट किया है कि हम जो डेमो वाली बात कर रहे थे, डेमो कार वाले, वो जजमेंट है चॉकलेट इंडस्ट्री, महाराष्ट्र का एआर चॉकलेट इंडस्ट्री के नाम से। यस, याद आ गया। देखो एआर महाराष्ट्र की बहुत आ रही है, राजस्थान की भी आ रही है काफी। और जैसे कि आपने कहा था, बहुत कम होता है कि एआर की जो जजमेंट्स है या एडवांस रूलिंग जो है वो एसएससी के फेवर में आए। 90% तो ट्रेड टैक्स के जमाने, सेल टैक्स के जमाने से लेके आ रहे हैं कि हमेशा रेवेन्यू में देगा। विक्रम भाई यहाँ मैं कहूंगा इसका नाम जो है ना वो डबल AR है, एडवर्स एडवांस रूलिंग है, बल्कि सही कहिए तो बिल्कुल सही है इसका नाम, एडवर्स एडवांस रूलिंग। जैसे सेक्शन 59 अपने यहाँ हुआ करता था, याद कीजिए कि सारे जो है वो उसमें फेवर में ही आते थे उनके डिपार्टमेंट के। तो 90 मोर देन 95% केसेस तो इसी में मिलते हैं। इसलिए मैं तो कहूंगा ये डबल AR जो है वो कुछ नहीं है, एडवर्स एडवांस रूलिंग है, नॉट मोर देन दैट। गुड। देन सीए इंद्रपाल सिंह पूछ रहे हैं, ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स आईटीसी क्लेम कर सकता है क्या ट्रक परचेज करने पर या उसकी रिपेयर कराने पर? और रजिस्टर्ड है वो तो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये तो बात पूरी बात बताए ना, तभी तो आपको 12% फॉरवर्ड चार्ज में कैसे है, तभी तो मिलेगी। फॉरवर्ड चार्ज वाला शायद कर लेगा, फॉरवर्ड चार्ज में मिलेगा तो मिलेगा 12% होगा। राजीव अग्रवाल फ्रॉम बरेली इज आस्किंग, गुड्स परचेज्ड एंड सम डिफेक्ट फाउंड एंड पेमेंट नॉट डन इन फुल, पार्ट पेमेंट डन, क्या आईटीसी रिवर्स होगा? 180 दिन के अंदर वो पार्ट पेमेंट के अंदर प्रोपोर्शनल बेसिस पे हो जाएगा। बेशक गुड्स डिफेक्टिव है, गुड्स डिफेक्टिव है वो तो डेली डिस्प्यूट है, अगर गुड्स डिफेक्टिव है तो वापस करे। बिल्कुल ठीक। दीपक शर्मा खुर्जा से पूछ रहे हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटेड मोबाइल फोन्स टू एम्प्लॉइज, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ आईटीसी ऑन फोन्स एंड कॉलिंग बिल्स? डीलर डिस्ट्रीब्यूटेड मोबाइल फोन टू एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज को मोबाइल फोन दे दिए। अगर कंपनी के खर्चे पे दिए हैं, कंपनी ने खरीदे हैं मोबाइल फोन, अब कंपनी के काम के लिए दिए हैं, उसे घर के लिए थोड़ी दिया है। वो तो कंपनी अगर खर्चे में डाल रही है तो आईटीसी मिलेगा वो डायरेक्ट। अब पर्सनल कंजम्पशन जो 17(5)D में, अगर वो देखिए किस तरीके से इसको ट्रीट कर रहे हैं, वो कंपनी क्या बिल ले रही है या उसको किस तरीके से मोबाइल अपने दिया है, कहीं फ्री गिफ्ट का अंदर कहीं कोई एग्रीमेंट तो है नहीं उनका कि फ्री गिफ्ट दूंगा मैं। Yes. Then Krishnan Kumar is asking, water tank purchased for worker for use in toilet purposes in the course of business, can I claim ITC on it? Yes. फैक्ट्री के अंदर लगाया होगा, फैक्ट्री में लगा हुआ टॉयलेट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट में ही आता है। Then Amit Bhog is asking again, रेस्टोरेंट रेंट पर क्या फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट रेंट पर है क्या आईटीसी और रेंट मिलेगा, जबकि रेस्टोरेंट पर आईटीसी अलाउबल नहीं है? कंपोजिशन की बात कर रहे हैं शायद अमित जी। अमित जी आपको थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा क्लियर डिटेल में देना पड़ेगा। आईटीसी परचेज्ड ऑन, जितेंद्र कंसल पूछ रहे हैं मोदी नगर से, आईटीसी ऑन बाइक परचेज्ड इन द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म, मोटरसाइकिल में मैन्युफैक्चरिंग फर्म, इस पर आईटीसी मोटरसाइकिल पे काम है, ये तो पैसेंजर व्हीकल में आ जाएगा ना। पैसेंजर व्हीकल है वो नहीं मिलेगा। हाँ जी, नॉट बिलो देन 13%, वो 13% वाली बात तो अब तो क्लियर ही है। पहले तो मोटर व्हीकल किसी में नहीं था, अब उसको रेस्ट्रिक्ट पैसेंजर से कर दिया इन्होंने एक बार, 1-2 से।
Then you should be asking, final product is exempt, taxable input commodity received, whether RCM on freight to be paid by exempted GST registered unit, and if paid, whether ITC to be reversed, paid on RCM. I will repeat the question. Final product is exempted. Final exempt है. Taxable input commodity received, whether RCM on freight to be paid by exempted GST registered unit, आप बिल्कुल if करना paid, पड़ेगा. whether ITC to be reversed, paid on RCM. अगर आरसीएम पेमेंट करेंगे पर आईटीसी नहीं मिलेगा, एग्जेम्प्टेड गुड्स बना रहे हैं. RCM को तो फिर भी करना पड़ेगा. हाँ, पेमेंट तो करना ही पड़ेगा. Then we have tried to, I think काफी क्वेश्चन खींच गए इसमें कुछ. I think so I've tried to pull up lot of questions. इवन फिर भी कुछ रह रहे हैं तो उसको हम लोग बाद में ले पाएंगे. और अभी तो मैं तब तक आपको वो देना चाहूंगा अपना अभी ईमेल आईडी भी फ्लैश कर दूंगा. और इसके साथ ही साथ सभी से निवेदन है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे आप बचते हैं ईमेल पे दीजिएगा, हम उसको जरूर जवाब देने की कोशिश करेंगे. और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा सौरभ जी से, हमारे यूपी टैक्स बार एसोसिएशन के महासचिव सौरभ सिंह जी से, कि वो अपना आके अपने मुख्य वक्ता का धन्यवाद करें. सौरभ जी प्लीज. हेलो हेलो, आ रही आवाज आपकी, आ रही आवाज आपकी. नमस्कार. कह रहे हैं सेमिनार के मुख्य वक्ता श्री सुनील गोयल जी नोएडा गाजियाबाद से, इन्होंने एनालिसिस ऑफ द आईटीसी ऑफ द जीएसटी के प्रोविजन का, प्रावधान का विधिक रूप से वह संशोधन का सरल रूप से स्पष्ट करने का प्रयास किया, जिससे अधिवक्ता बंधुओं को विधिक स्थिति स्पष्ट हो गई होगी. निश्चित रूप से उनका ज्ञान वर्धन होगा. मैं प्रांतीय संघ की तरफ से उनका आभार, अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं तथा ज्ञान ज्योत की प्रखर ज्वाला से समस्त अधिवक्ता बंधुओं का ज्ञान वर्धन हुआ होगा. आप सबका सेमिनार से सहभागिता के लिए प्रांतीय संघ की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूं. आपकी सहभागिता के से ही सेमिनार सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है. प्रांतीय संघ आपका कृतज्ञ है. धन्यवाद. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने अध्यक्ष अरविंद कुमार गुप्ता जी से कि आज की मीटिंग का समापन की घोषणा करें. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को. अब तक तो सौरभ जी की मेज पर केवल चाय के प्याले दिखाई पड़ते थे, आज तो हम देख रहे हैं कि उनकी मेज पर जो है वो डाइनिंग टेबल पर बाकायदा खाने की प्लेट लगी हुई है. तो ये क्या इसीलिए लगाए हुए हैं, ये समझते हैं कि लखनऊ में कंप्लीट लॉकडाउन है, ये केवल हम लोगों को देख करके ललचाए ना. और लॉकडाउन खत्म हो तो थोड़ा बुलाओ. आप सभी लोग ठीक है सर, तो बुलाओ. आपको भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी से सारी स्थिति सामान्य हो, हम लोग एक दूसरे को से मिले, ये समस्या हमारी समाप्त हो. बहुत बहुत आभार, धन्यवाद. साथ एक बार पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद, आभार, विशेष रूप से गोयल साहब का, वीर सिंह साहब का और आनंद जी का, विक्रम जी का और खान साहब का. आप सारे लोग जुड़े, इकट्ठा हुए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार. परसों फिर हम लोगों की मुलाकात होगी. तब तक के लिए सादर नमस्कार, वंदन, अभिनंदन. धन्यवाद.